नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर से, जहां पर महिलाओं के साथ हैवानियत के मुद्दे पर अब बाकी आरोपियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीडियो के जरिए 10 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने आज कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं को मां बहन की नजर से देखा जाता है और इसीलिए पूरे राज्य में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मैं 4 तो पकड़ लिया और जो जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। इसी बारे में स्टेट वाइड पूरा स्टेट में सब हर एक जगह पे वो लड़की का, माँ का, बहन का इज्जत को जो ऐसे खेला है उसी के अगेंस्ट में सब कंडेमनेशन का मीटिंग आज कर रहा है। माँ को व्यवहार करना है, बहन को व्यवहार करना है, दीदी को व्यवहार, महिलाओं को अपने माँ समझता है, माँ लोगों को हम लोग पूजा करना है, उसका इज्जत करना है। इसीलिए जो भी हुआ, वायरल हुआ है, उसको कंडेमनेशन का मीटिंग है। आइए देखते हैं मणिपुर से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है, स्वाभाविकता तो बिल्कुल वापस नहीं आए हैं और ये वायरल वीडियो जो सामने आया है इसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्योंकि ये घटना जो इस वायरल वीडियो के ज़रिए से सामने आया है, ये जब हिंसा शुरू हुआ मणिपुर में मई महीने में तब का है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, पुलिस इतने दिन तक क्या कर रहे थे। हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात किए हैं। उनका कहना है कि देखिए, बहुत सारे एफआईआर्स, बहुत सारे क्राइम्स को लेकर रजिस्टर हुआ है और कुछ ऐसे क्राइम्स शायद हो सकते हैं जिसमें वीडियोस भी है और इससे भी बुरा वीडियोस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन जो बात है कि उनका कहना है कि जब ये वीडियो सामने आया तब हमने तुरंत कार्रवाई की और हमने जो आरोपी को वीडियो के द्वारा आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया है। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार भी हुआ है। ये जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की महिलाएं, जो जिनको वीडियो में दिखा गया है, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं और उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको रास्ते पे परेड किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत ही हीनस क्राइम है। मुख्यमंत्री ने कहा है ये इंसानियत के खिलाफ एक हिंसक जुर्म है और इससे वो चाहते हैं कि जो इसके पीछे है, जो इस हादसे को, इस जुर्म को अंजाम दिए है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उनके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट की मांग सरकार कोर्ट में रखेंगे जब ये कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद जो दूरी है मणिपुर के जो एथनिक कम्युनिटीज़ है उसमें और दूरी बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ जो है एक ऐसे आपको लगेगा कि कैसे इंसानियत को भूल के ऐसे घटना को अंजाम देते हैं लोग, और इस तरीके से जुर्म होते हैं, ऐसे हिंसक और बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री ने यहाँ के कहा है कि इंसानियत के खिलाफ ये जुर्म है और यही सवाल सबके मन में है मणिपुर में। मणिपुर में हुई जबरदस्त हिंसा के बीच बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। सेना इसकी जांच कर रही थी कि कौन सा वीडियो फर्जी है और कौन सा सही है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतनदीप चौधरी और नीता शर्मा। रतनदीप, आपके पास पहले आऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि इतने सारे वीडियोज जो हैं, जो सामने आए हैं, उनकी जांच करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर वहां पर पाबंदी थी और इसी बीच कई सारे वीडियो बनाए गए। जी हाँ अखिलेश जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि इंटरनेट के पाबंदी होने के बावजूद वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इसमें एक इंटरनेट की जो पाबंदी है, जो बैन है, इस पे भी सवाल उठ रहा है कि यह ज़रूरी है क्या, क्योंकि वीडियो तो वायरल हो रहे हैं। और जब से मणिपुर में ये 3 तारीख से जब से ये वायलेंस का स्पेल शुरू हुआ, इसके बाद हमने देखा हर दिन कोई ना कोई वीडियो निकला। कुछ ऐसे भी वीडियो थे जो कि फेक वीडियोस थे। इंडियन आर्मी ने बहुत जगह पे प्रेस रिलीज करके, इसके बाद ट्विटर में ट्वीट करके जो फेक वीडियोस हैं उनको कॉल आउट भी किया।
कि ये सही नहीं है, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या फिर जो वीडियो शायद फेक नहीं है मगर उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो भी गलत है। मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस सामने आए, और क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम ग्राउंड में भी कवर कर रहे हैं, हम मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता की वो रिपोर्ट आपने दिखाई, वो अभी भी सौरभ गुप्ता ग्राउंड से हमें तस्वीरें और रिपोर्ट्स और वॉइसेस भेज रहे हैं। जब मैं कवर कर रहा था मणिपुर वायलेंस, तब भी हमारे पास हर दिन वैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिसको कि वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट था कि कहाँ का है, मगर उन वीडियोस में बहुत सारे वायलेंस थे, जिनके लोगों के ऊपर जो टॉर्चर हुए हैं वैसे वीडियोस थे। और ये कहना बहुत ही मुश्किल है जर्नलिस्ट के लिए भी कि क्या जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो फेक है या रियल है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं पे अब सरकार को या भी जितने भी वीडियोस हैं जिसको सर्कुलेट किया गया है सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप पे, इन सब वीडियोस को भी जांच करनी चाहिए, इसके टाइमलाइंस या फिर इसकी फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो सामने आया है ये यकीनन ये वीडियो सही है, और इस वीडियो से एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, दर्दनाक घटना है, और शायद ऐसे और भी घटना हुई होगी जिनकी बहुत सारे घटना के वीडियोस भी नहीं है या फिर एविडेंस भी नहीं है, या फिर ऐसे भी घटना हो सकती है जहाँ पे कि जो विक्टिम है वो अभी तक पुलिस के पास पहुँच नहीं पाया है। क्योंकि अगर मणिपुर की परिस्थिति को हम समझने जाए तो बहुत प्रश्न ये उठ रहे हैं कि पुलिस ने अब तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। इसमें पुलिस की लापरवाही है, मगर इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मणिपुर में कैसी परिस्थिति बन गई। कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, और आपको भी याद होगा क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट किया था कि एक ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने कुछ उग्रवादियों को पकड़ा, संदिग्ध उग्रवादी, और जो उनके लिस्ट में हैं, और इसमें एक ऐसा उग्रवादी था जो कि मास्टरमाइंड था, जो 2000 कुछ साल पहले मणिपुर में इंडियन आर्मी के ऊपर हमला हुआ था जहां पे वहां बहुत सारे आर्मी के जवान मारे गए थे। उसका मास्टरमाइंड था, मोस्ट वांटेड था। इंडियन आर्मी ने उसकी शिनाख्त की, मगर इसके बावजूद वहां पे लोग इतने भारी मात्रा में आए कि सिचुएशन ऐसा बना कि आर्मी को उसको छोड़ना पड़ा। तो ये जो एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस ने रेस्क्यू किया था उन लोगों को, इसके बाद जो मॉब आई और पुलिस से छीन के लिए गई, ये मणिपुर में शायद ऐसी घटना पॉसिबल है। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसा बना हुआ है जब आर्मी से जो मॉब लोगों को छीन के लेके जा सकती है, तो पुलिस से छीन के लेके जाना शायद मतलब पुलिस का नंबर्स बहुत कम है वहां पे। तो कहीं ना कहीं पे जो आर्म फोर्सेस है, आर्मी है या फिर जो आर्म फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड है पिछले 2 महीने से, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है जो जिस तरह से वायलेंस चलता रहा उसको फायर फाइट करना। पुलिस का भी वो प्रायोरिटी रहा है। 6000 से भी ज्यादा एफआईआर हैं, इसमें से 2000 से ज्यादा 0 एफआईआर हैं। उन सबको छाट के बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए अपराधियों की पहचान करना और जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाना। नीता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीता, यही सवाल आपसे, क्योंकि जो बात रतनदीप कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा एफआईआर हैं, जिनमें कि 2000 तो 0 एफआईआर हैं, किस तरह से पुलिस आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये जो घटना हुई थी 2 महीने पहले हुई, और जब वीडियो सामने आया तो कल गिरफ्तारियां हुई, तो ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब जानकारी थी या ये घटना हो चुकी थी तो क्यों इतने समय तक कार्रवाई नहीं की गई? और आगे अब जो मामले बता रहे रतनदीप, और जो जांच भी की जा रही है वीडियोस की, कहा जा रहा है कि सेना भी इस तरफ से जांच करेगी कौन सा वीडियो फर्जी है, कौन सा सही है, तो इसमें आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अखिलेश, जब भी इस तरह की कोई भी वारदातें, चाहे छोटी वारदात हो, जब भी इस तरह के जो ट्रबल प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पर होती हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार करती हैं। मणिपुर में भी सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि बाकी का भी जो सुरक्षा तंत्र है वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है कि क्या कहाँ पर हो रहा है। जहाँ तक वायरल वीडियोज़ का सवाल है, सेना लगातार जो मई 4 के बाद से जितने भी वीडियोज़ ही नहीं बल्कि जो न्यूज़ भी वायरल हो रही थी, कई ट्विटर हैंडल्स पे गलत खबरें चल रही थी, उन्हें जो है वो गलत बता रही थी, कई बातों को वो ट्वीट कर रही थी, कई बातों को वो सिर्फ आपस में ही साझा कर रही थी। कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि म्यांमार से हथियार आ रहे हैं, वहां से उग्रवादी घुस गए हैं, तो कई उन्होंने जो डिस्पेल किए नोशंस, जो फेक न्यूज जो चल रही थी। जहां तक मामलों का सवाल है, 6000 के आसपास एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो मणिपुर में हैं उनका कहना है कि उनके पास स्टाफ जो है
बहुत कम है। बहुत सारा स्टाफ जो है उनका जो है वो थाने छोड़कर चला गया है। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें भी बोला गया है कि वो वापस आकर अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें, लेकिन उनके पास काफ़ी स्केलेटल स्टाफ है, जिसके चलते जो नॉर्मल कोर्स ऑफ फंक्शनिंग होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, दूसरी तरफ वहां पर केंद्र सरकार ने बहुत सारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भेजा हुआ है। लगभग 135 कंपनीज जो हैं वो वहां पर भेजी गई हैं। सबसे बड़ी मात्रा जो है सीआरपीएफ की है। 75 के आसपास कंपनीज जो हैं वो सीआरपीएफ ने भेजी हुई हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए तैनात की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब यह भी बोला जा रहा है कि फोर्स को रीजिग किया जाए, क्योंकि एक फोर्स जहां पर तैनात थी कहीं वो कंप्लेसेंट ना हो जाए, इसलिए फोर्स को रीजिग किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है कि अगर वहां पर सीआरपीएफ तैनात थी तो वहां पर बीएसएफ तैनात कर दी गई, जहां पर बीएसएफ तैनात थी वहां पर आईटीबीपी तैनात कर दी गई। जब मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की कि अब क्या स्थिति है वहां पर, तो उनका यह कहना था कि स्थिति एज कंपेयर टू मई एंड जून बेहतर जरूर हुई है। उन्होंने पैरेलल्स ड्रॉ किया कि हम किस लिहाज से बोलते हैं कि क्यों बेटर हुई है। उनका कहना था कि जैसे इंसिडेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, ऑफिसेज जो हैं वो वहां पर चल रहे हैं, मार्केट्स जो हैं वो वहां पर खुली हुई हैं, पीपल जो है वो अपना जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर रहे हैं, साथ में कर्फ्यू जो है वो रिलैक्स किया जा चुका है। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है, पुलिस बल है, वहां पर तैनात किया गया है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका रतनदीप और नीता इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर जो वीडियो आया है उसमें किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसी घटना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा लगातार जारी है। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन भी हंगामे के चलते कोई कामकाज नहीं हो सका है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। और लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस बारे में जानकारी भी दी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको इस बीच बता दें कि मणिपुर में 16 वर्षों तक विशेष पुलिस एक्ट हटाने के लिए संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला ने एनडीटीवी को बताया है कि महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि जब तक सभी समुदायों को भरोसे में नहीं लिया जाएगा तो इस संघर्ष का अंत नहीं हो सकता। Ma'am, what happened in Manipur? You have struggled there for over 16 years for against the special act, then also for the empowerment of women. How do you see the incident? It's the gravity is much more than before. When I started, why I did do that, it's much more than that. Now it's the extremity. I just feel that way, and it's not about just Maitai or Kuki or Naga thing. This kind of incident it's really inhuman. In such thing, and those accused ones deserve for life imprisonment with labor without parole. That government fails in keeping law and order situation. It's central government's responsibility. But why that Manipur society is so inhuman towards women? In public, it's really beautiful. That kind of Manipur women are famous for bravery at the time of need in social change and fighting against the British. All that kind is the glory. In real life, women are suppressed, still suppressed. That looking down is still going on. Though 50% are of voters are women, still that kind of looking themselves as inferior. And at the time of voting, broadcasting is still going on. We are inferior, men are superior. That kind of still going on. Ma'am, Manipur is burning. What is the solution? What do you see? Prime Minister need to call all the 60 MLAs and taking their opinions one by one. Is one MLA
represents nearly 30,000 voters from his own constituency. So representative leaders of all representative leaders of the society opinion and their responsibility, their pressure to their voters, it's very important. And so it's the need of the hour for Prime Minister Narendra Modi. He's just shutting down of internet. It's just that kind of discrimination. It wouldn't work. He can apply it to Bangalore or Mumbai or Delhi. It just apply to Northeast people and Jammu Kashmiri people. और मणिपुर की घटनाओं को लेकर संसद में आज लगातार दूसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि मणिपुर की घटना पर चर्चा हो, लेकिन कुछ दल इसके पक्ष में नहीं है। उधर विपक्ष का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा बेहद गंभीर है, इस पर नियम 267 के तहत चर्चा हो, यानी सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसी पर बात हो और पीएम भी उस दौरान सदन में मौजूद रहें और सवालों के जवाब दें। लेकिन सरकार का कहना है कि ये मामला गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इस मामले में गृह मंत्री ही जवाब देंगे। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वहीं मणिपुर की घटनाओं के बीच बीजेपी ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों में बढ़ रही हिंसा का मामला उठाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल में 10 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज हालात इस तरह के हैं कि बंदूकों की नोक पर जेलों से अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने राज्य में हिंसा का मामले उठाते हुए कहा कि बंगाल के दक्षिण पांचला में भाजपा की महिला सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उन्होंने पूछा कि क्या यह मणिपुर से कम दुखद घटना है। अपराधों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो शांत प्रदेश, सौम्य प्रदेश, भाईचारे का प्रदेश राजस्थान पिछले 4.5 साल में 1,10,00,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों ऐसा प्रदेश बना। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध इस दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। यहां तक नहीं, गैंग रेप के मामलों में, अबोध बालिकाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के हिंसात्मक मॉलेस्टेशन के केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान 1 नंबर पर हुआ। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों और केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पहली पायदान पर रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है बहुत सालों से और लेफ्ट के समय भी ये हिंसा होती थी और ममता बनर्जी ने जो बंगाल की लोगों को ये आश्वासन दिए थे कि 2011 में कि उनकी सरकार होने के बाद इसका परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने जहां से लेफ्ट ने छोड़ा था वहीं से उन्होंने पकड़ के उसके और भी ऊंचा वायलेंस के हिसाब से लेके गया। अभी तक बंगाल में लगभग 57 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं
सीपीएम के भी लोग हैं, यहां तक के तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। राज्य भर के 3 अलग अलग क्षेत्रों से निकाले जाने वाली ये यात्राएं सितंबर महीने में सामूहिक नेतृत्व में होंगी। इन तीनों यात्राओं का समापन जयपुर में होगा। इन यात्राओं में वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता सतीश पुनिया शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी इन यात्राओं में शामिल होंगे। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, ये जो परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। अमूमन होता यह था कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की अगुवाई में ये यात्राएं निकलती थी। इस बार क्या बड़ा अंतर आप देख रही हैं? देखिए, इसमें क्लियर है कि इस बार जो है वो वसुंधरा राजे को एज द मेन लीडर नहीं प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ये मांग भी आ रही है कि अगर आप वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो बीजेपी किस तरह से, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन लगता है बीजेपी अपने सर्वे से एक तरह से काफी कॉन्फिडेंट है कि राजस्थान में जो सत्ता है, तख्ता पलट है, वो होगा, चाहे वसुंधरा जी को वो नेतृत्व में आगे रखें या नहीं। लेकिन वो वसुंधरा राजे को बिल्कुल ही दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी विपरीत मैसेज जाएगा। इसलिए जो एक तरह से जो मल्टी स्टारर फिल्म होती है अखिलेश, जैसे आपने देखा है हम सात रंग है, एक बहुत वो गाना था उसका, तो इसमें 7 लोगों का नेतृत्व है। मतलब कि एक मल्टी स्टारर होगा। जो बीजेपी की फिल्म है इसमें मल्टी स्टारर होगी, एक हीरो या एक हीरोइन नहीं होने वाली है। और एक सामूहिक नेतृत्व की बात है। शायद ये पहली बार बीजेपी कोई स्टेट पे करने जा रही है, और इसका क्या परिणाम होगा ये तो देखने आगे है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब समुदायों को, जो पॉलिटिकली जो पावरफुल है, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, उनको सबको नजर में रखते हुए ये सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला निकाला गया है। तो मल्टी स्टारर फिल्म है बीजेपी की। फिल्म फ्लॉप होगी या हिट होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन बहरहाल ये तय किया गया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सामूहिक नेतृत्व में ही यात्राएं निकाली जाएंगी। शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सरकार ने, दिल्ली सरकार की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है। और इस अध्यादेश पर रोक की दिल्ली सरकार की अर्जी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस अध्यादेश पर 3 जजों की पीठ ने 2 सवाल भी तैयार किए हैं, जिन सवालों की अब 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। आशीष, जो दलील दी है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते समय वो क्या है, और जो 2 सवाल तैयार किए हैं संविधान पीठ के लिए वो क्या सवाल हैं? जी देखिए, ये सुनवाई अखिलेश कल हुई थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 5 जजों के संविधान पीठ को इस मुद्दे को भेजेंगे। दिल्ली सरकार हालांकि विरोध कर रही थी, लेकिन ये उसके लिए झटका था कि 5 जजों के संविधान पीठ को भेज दिया गया है। और अब 3 जजों के पीठ ने अपना आदेश जो है वो दे दिया है, और इस आदेश के मुताबिक 5 जजों की संविधान पीठ को जो सुनवाई करनी है उसके लिए कानून के 2 अहम सवाल तैयार किए गए हैं। पहला सवाल ये है कि जो संशोधन किया गया है आर्टिकल 239 AA 7 क्लॉज में, तो पूछा है कि उसकी रूपरेखा क्या है, संसद जो कानून में संशोधन करेगी। और दूसरा ये कहा है कि दिल्ली के प्रशासन की अगर बात करें तो क्या संसद जो है
वो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में जो विभाजन किया गया है शक्तियों का, क्या उसको निरस्त कर सकती है? ये दो बड़े सवाल किए गए हैं और चीफ जस्टिस के सामने फाइल रखने के लिए कहा गया और कहा गया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है उसको खत्म करने के लिए 5 जजों की पीठ का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की जो अर्जी थी कि अंतरिम रोक इस अध्यादेश पर लगाई जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न कर ले, उसे खारिज कर दिया है। रीजन नहीं दिए लेकिन उसे खारिज कर दिया है, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वो 5 जजों की पीठ को भेजेगा, अंतरिम रोक के मामले पर कोई फैसला नहीं दिया था। तो ये कानूनी लड़ाई लंबी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 अगस्त से जो 370 पर सुनवाई होगी पहले वो करेगा, उसके बाद इस मुद्दे पर जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, कानून के सवाल तैयार हो चुके हैं। अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो कानूनी लड़ाई इतने साल से चल रही है, अब ये तीसरी बार जब होगा अखिलेश जी, तीसरी बार ये होगा जब एक बार फिर संविधान पीठ इस मुद्दे पर बैठेगा। जी शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर अब पूरे ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सर्वे कराया जाएगा। वाराणसी की जिला अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी है। ज्ञानवापी परिसर में सिर्फ वजू खाने को इससे अलग रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया जा चुका है। यह फैसला हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर के निशान है। जिला जज का प्रार्थना पत्र जो साई के लिए दिया गया था वो लागू हो गया है और सर्वे के लिए उन्होंने 4 अगस्त के लिए रिपोर्ट लगा दिया है कि वो जो एसआई वाले हैं अपना रिपोर्ट देंगे। और एक चीज को क्लियर किया है कि गुंबज के नीचे और पश्चिमी दीवार के और एक चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया है कि उसके बाद रिपोर्ट देंगे, जो हमारी मांग थी स्वीकार कर लिया गया है। इससे कितना फैसला दूरगामी होगा? अरे बहुत अच्छा फैसला होगा, साक्षी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और प्रार्थना पत्र लागू हो गया है। बात करते हैं गो फर्स्ट एयरलाइन की, जो अब फिर से उड़ान भर सकेगी। दरअसल डीजीसीए ने शर्तों के साथ उड़ान की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट ने 26 जून को फिर से ऑपरेशन शुरू करने के लिए प्लान डीजीसीए को सौंपा था। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, क्या दिक्कतें थी जिन्हें दूर करने का दावा अब गो फर्स्ट की ओर से किया जा रहा है? गो फर्स्ट की तरफ से ये मांगा गया था कि उनको अनुमति दी जाए, तो ये एक शर्त रखी गई है। उसमें शर्त में ये रखा गया है कि आपके पास फाइनेंशियल तमाम जो पैसों की मौजूदगी है वो एक तो हो, साथ में जो ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, फ्लाइट जिनको ऑपरेट करना चाहते हैं वो कंडीशन में हो, जो भी उनके लिए परमिशन की जरूरत है वो परमिशन जो है, कंप्लायंसेज जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेज वो पूरी की जाए। तो ये तमाम चीजों को शर्तों में डीजीसीए ने कहा है कि हमारी तरफ से मंजूरी है, लेकिन आपके पास इंटरिम फंडिंग होनी चाहिए, साथ में जो फ्लाइट ऑपरेट करना चाहते हैं फ्लाइट दुरुस्त होना चाहिए और आपके पास तमाम रेगुलेटरी अप्रूवल होना चाहिए। साथ में एक चीज और इसमें कहा गया है कि ये तमाम चीजें तब लागू होंगी जब हाई कोर्ट में जो चीजें पेंडिंग है और एनसीएलटी में जो चीजें पेंडिंग है गो फर्स्ट को लेकर, वहां से अप्रूवल मिल जाता है। तो ये तमाम चीजें एक तरीके से इशारा है कि गो फर्स्ट फिर से उड़ान भर सकेगी, लेकिन उन्हें शर्तों का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उड़ान भर पाएगी। और गो फर्स्ट ने कहा था कि 15 एयरक्राफ्ट या 114 फ्लाइट रोजाना वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो इस पर डीजीसीए ने अपनी कुछ कंडीशंस के साथ अपनी मंजूरी दी। जी शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सवाल इंडिया का में इतना ही। नमस्कार।